नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर जीएसटी की छापेमारी के बाद अब पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई में करीब 50 जगहों पर यह छापेमारी हो रही है। ये छापेमारी आयकर की मुंबई यूनिट कर रही है। लखनऊ के आयकर विभाग के अधिकारी भी साथ हैं। मुंबई में 4 अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है। कन्नौज के बड़े कारोबारी पंपी जैन का इत्र, पेट्रोल पंप, कोल्ड स्टोरेज का कारोबार है और वे समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। पीयूष जैन पर जीएसटी छापे के दौरान पंपी जैन का नाम सामने आया था। कन्नौज के मलिक मियां परफ्यूमर के ठिकानों पर भी आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पार्टी सहयोगी पुष्पराज जैन पर आयकर विभाग के छापों को लेकर आज बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि जब बीजेपी नेताओं का यूपी में कार्यक्रम होता है तो आयकर विभाग की टीम साथ आती है। 2 हफ्ते से लगातार सपा से जुड़े लोगों पर छापे पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसियों को निर्देश देकर छापे डलवाए जा रहे हैं। अखिलेश ने एक बार फिर दोहराया कि पीयूष जैन के घर छापेमारी से समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन पर आज छापा इसलिए मारा क्योंकि पहले गलती से किसी और पर छापा डल गया था। निष्पक्षता दिखाने के लिए अब कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी कमाल खान ने अखिलेश यादव से बात की है। अखिलेश यादव यहाँ पे मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जबरदस्त आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए हैं। आपने ये जो कहा कि हमने छोटे दलों से अलायंस किया है, वो जो हैं ये सरकारी एजेंसियों से करके चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या? देखिए, इधर जो देखने को मिला है, जिस समय बंगाल में चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही एजेंसी विपक्षी पार्टी जो थी उसको परेशान कर रही थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है क्योंकि जनता का जो समर्थन दिखाई दे रहा है, जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे क्योंकि इनके पास किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई उसका कोई जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है, नौकरी रोजगार का जवाब नहीं है और जो निवेश के लिए बड़े बड़े आयोजन हुए थे उसका कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से कोरोना में इनकी पोल खुल गई उसका कोई जवाब नहीं है। जो इनके सहयोगी दल थे वो दल आज उनको छोड़ के जाने वाले जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला है, उनके विकास के विज्ञापन झूठे हैं। तो जब ये देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उनकी रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं और रैलियों के लिए भी है, उन्हें जिलाधिकारी, वहाँ के प्रशासन के लोग, पुलिस, लेखपाल से लेकर के सब अधिकारी जब लगते हैं तब जाकर के भीड़ जुटा पाते हैं और जब भाषण उनका शुरू होता है उनके नेताओं का तो जनता जाने लगती है। इस निराशा को देख करके, इस हताशा को देख करके और जो समर्थन मिला है समाजवादी पार्टी को उसको देख करके छापे पड़ रहे हैं। जो छापे इसलिए डाले जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बदनाम हो। सरकार में रहते लोग भ्रष्टाचार करते हैं, सरकार में रहने वाले लोगों पे आरोप लग सकते हैं। विपक्षी पार्टियों के पास कहाँ से धन दौलत है? अब आपने छापे मारे हैं, क्या निकला आपके पास? जब कुछ नहीं निकला आपके पास तो आप खिसिया गए, तो आपने कन्नौज के इत्र का नाम ढूंढा क्योंकि उनका नाम भी वही था, जो जिसके यहाँ छापा पड़ा उसका भी नाम वही था। इतनी गड्डियाँ कभी उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं निकली होंगी जितनी गड्डियाँ वहाँ निकली। जब उनका आदमी निकला छापे में तो वो घबरा गए और अपनी खीस मिटाने के लिए, अपनी बदनामी बचाने के लिए इन्होंने फिर एक बार पुष्पराज जैन पर छापा मारा है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार के लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए, क्योंकि कल उनका पूरी पोल खुल जाती, इसलिए उन्होंने छापा दोबारा पुष्पराज जैन पर मारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश यादव जी का कहना है कि ये चुनाव के पहले मारे जा रहे हैं, इसका राजनीतिक मकसद है। कन्नौज में विनीत वर्मा, इजराइल और आलोक पांडे के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज 8 साल बाद अयोध्या पहुंचे हैं। इससे पहले अमित शाह 2013 में अयोध्या में आए थे। पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन कर उनकी आरती की। हनुमानगढ़ी से वो सीधे राम जन्मभूमि मंदिर गए और रामलला के दर्शन किए। इसके बाद रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि समाजवादी इत्र की दुर्गंध आज पूरे प्रदेश में फैल गई है। आज जब इत्र वाले मित्र के घर काले धन पर
रेड हो रही है तो इनके पेट में उबाल हो रहा है। उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल चुकी। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है? ये काले धन वालों के यहां रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोले, तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ है? वैसे तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कई राज्यों में अब रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन नेताओं की रैलियां लगातार जारी हैं। आज बरेली में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने एक रोड शो निकाला जिसमें जबरदस्त भीड़ नजर आई। देश भर में अब तक ओमिक्रॉन के करीब 1300 मामले सामने आए हैं। इसमें 60% मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बुखार पर ही कोविड माना जाएगा, इसकी जांच करा ली जाए। ओमिक्रॉन की मौजूदगी अब देश के 23 राज्यों में है। महज 30 दिनों में एक से बढ़कर ओमिक्रॉन के मामले 1270 तक जा पहुंचे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 12 दिसंबर से अब तक की गई जीनोम सीक्वेंसिंग में 18% सैंपल में ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी है। दिल्ली की कम्युनिटी से आए 50% सैंपलों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। मुंबई की कम्युनिटी में इसके असर और मौजूदगी का आकलन अब भी चल रहा है। इस महीने करीब 16,000 पॉजिटिव सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया। सभी बड़े महानगरों के अलावा हैदराबाद के भी सभी पॉजिटिव सैंपलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है, जिसे पता चल सके कि आखिर कौन सा वेरिएंट मामले बढ़ा रहा है। पुराना वेरिएंट 8 से 9 दिनों में कोरोना के मामले दुगुना कर रहा था, पर ओमिक्रॉन की दुगुना करने की क्षमता 2 से 3 दिनों में ही है। कोरोना के मामले घटकर एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। बुधवार को देश में 9,000, गुरुवार को 13,000, तो शुक्रवार को कोरोना के 16,000 के आसपास मामले आए हैं। इशारा साफ है, ये तीसरी लहर की दस्तक है और मामले कहां जाकर रुकेंगे पता नहीं। लिहाजा सावधानी में ही सुरक्षा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। पिछले दिनों देश के कई राज्यों में 2 चीनी मोबाइल कंपनियों के यहां डाले गए छापों में आयकर विभाग ने बहुत सारी अनियमितताएं पाई हैं। शाओमी और ओप्पो के कर्नाटक, तमिलनाडु और असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के कई ठिकानों पर छापे डाले गए। सूत्रों के मुताबिक इन कंपनियों पर 1,000 करोड़ से ऊपर का जुर्माना हो सकता है। ये बात भी सामने आ रही है कि इन्होंने 5,500 करोड़ रुपए की रेमिटेंस रॉयल्टी के नाम पर भेजी है। बिहार में इन दिनों बहुत सारे पार्क और सार्वजनिक स्थल ओमिक्रॉन के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर रविवार तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान जारी है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि किस तरह वो अपने हर जगह के भाषण में मीडिया से नाराजगी छिपा नहीं पा रहे हैं। ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है। अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। ये आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता। मुजफ्फरपुर में समाज सुधार अभियान के दौरान मीडिया से अपनी नाराजगी दिखाते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नाराजगी की वजह ये थी कि अपनी मांगों के लिए कुछ लोगों के हंगामे और कुछ नेताओं की तरफ कुछ देर के लिए मीडिया के कैमरे घूम गए थे। ये पहली बार नहीं बल्कि सासाराम में भी नीतीश ने शराबबंदी के आलोचकों को कुछ इसी अंदाज में प्रमाण पत्र दिया। हम लोग ये सब काम करते हैं ना, तो कुछ लोग जो सख्त खिलाफ है शराबबंदी के, अब बड़े काबिल अब विद्वान कुछ लोग हैं, अपने को विद्वान समझते हैं। हम तो काबिल नहीं मानते। चाहे कितना भी पढ़े लिखे हो, चाहे कितना भी लिखते हो,
लेकिन अगर दारू पीते हैं तो आप काबिल नहीं हैं। उन्होंने इस यात्रा में साल के आखिरी भाषण में भी समस्तीपुर में अपने आलोचकों को निशाने पर रखा। हम लोग तो शुरू से बोलते थे कि दारू बहुत बुरी चीज है, लेकिन इन्हें माने तो देखिए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2016 में पूरे दुनिया का सर्वेक्षण किया और 2018 में प्रकाशित किया कि शराब कितनी बुरी चीज है। शराबबंदी को लेकर के जो बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया है, अब बताइए ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया जो हास्यास्पद है, मतलब शराब पीने से एड्स होता है, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो हर एक तरीके से घिरे हुए हैं और उस वजह से ऊटपटांग बयान दिया जा रहा है। नीतीश अब मीडिया से कुछ पॉजिटिव दिखाने का भी आग्रह करते हैं। आप लोगों का काम है कि जो चल रहा है अभियान और इसका इम्पैक्ट क्या है लोगों पर, इसको आप एसेस करिए। कौन क्या बोलता है उस पर हमको कोई नोटिस लेना है? अगर कुछ बोलेगा तभी ना आप लोग जगह दीजिएगा, स्वाभाविक है। तो इसका कोई मतलब नहीं, इसलिए मेरे लिए इन सब चीजों पर कुछ कहना ठीक है। शराबबंदी के सच लिखने या दिखाने पर अगर नीतीश कुमार मीडिया कर्मियों पर आग बबूला हो जाते हैं तो उसके पीछे एक ही कारण है कि पिछले 5.5 वर्षों के दौरान बिहार में अगर शराबबंदी विफल रहा है तो उसे फेल कराने में बिहार पुलिस के जवानों और अधिकारियों की सबसे सक्रिय भूमिका रही है और इस बिहार पुलिस के मुखिया खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। लेकिन इस सच को वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए मीडिया को और मीडिया कर्मियों को वो बलि का बकरा बनाते हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। सरकार ने नए साल पर फिलहाल कपड़ा व्यापारियों को राहत दे दी है, लेकिन जूते चप्पल कारोबारियों पर GST की बढ़ी हुई दरें लागू रहेंगी, जिससे कपड़े नहीं महंगे होंगे लेकिन जूते चप्पल जरूर महंगे हो सकते हैं। हालांकि जूते चप्पल पर GST बढ़ाने का कई राज्यों ने विरोध किया था। विज्ञान भवन में शुक्रवार को 46वीं GST काउंसिल की 2 घंटे चली बैठक के बाद जब राज्यों के मंत्री बाहर निकले तो उनके पास व्यापारियों और लोगों को राहत देने वाली खबर थी। फैब्रिक पर टेक्सटाइल सेक्टर में जो रेट जो है GST की रेट 5% से 12% की गई थी, उस डिसीजन को डेफर कर दिया गया है, कल से लागू नहीं होगा। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि कपड़े पर GST बढ़ाने के विषय पर ही इस बैठक में चर्चा हुई। जूते चप्पल पर GST बढ़ाने के मामले पर कोई चर्चा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कपड़े पर GST बढ़ाने का मामला छोटे कारोबारियों से लेकर उपभोक्ताओं तक पर असर डालने वाला है, इसीलिए इस पर राज्यों के साथ काफी विस्तार से चर्चा हो रही है। There is a committee which is looking into rate rationalization and it was decided today in the emergency meeting that textile again will be also put to the committee to review it along with the other items which they are anyway now reviewing. And the decision of the committee was that, one, it will go to that rate rationalization committee to also include textile in their review and submit a report by February. इस फैसले से कपड़ा कारोबार से जुड़े लोगों को कुछ समय के लिए तो राहत मिल गई है, लेकिन जूते चप्पल के छोटे और मझोले कारोबारी इससे निराश हैं। GST काउंसिल के इस फैसले से जूते और चप्पल के कारोबारी तो निराश हैं, लेकिन गारमेंट उद्योग से जुड़े जो लोग हैं और उनमें काम करने वाले 20 लाख से ज्यादा श्रमिकों ने जरूर फौरी तौर पर राहत की सांस ली है। अब उनकी निगाहें अगले साल फरवरी के अंत या मार्च में होने वाली GST काउंसिल की बैठक पर लगी रहेंगी। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। आप सभी को नए साल 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए NDTV इंडिया।